हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआईएस डीआईएस का डेटा को डिस्कस करेंगे और कल के दिन डाउ जोन्स की क्लोजिंग को भी डिस्कस करेंगे और कुछ मल्टीपल स्टॉक्स है जहाँ पे कुछ न्यूज़ है और निफ्टी 50 के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है फॉर फ्यूचर 2023 जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। आईटी सेक्टर के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो आप स्टार्ट टू एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये जो रूट मोबाइल का वीडियो मैंने बताया था वहाँ का डेटा है, तो अगर आप देखेंगे 92% लोगों ने जो है नॉट सब्सक्राइब कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इससे जो है मैं इन फ्यूचर जो है और भी ऐसे एनालिसिस जो है लाते रहूँगा। अब बात कर लेते हैं एफआईएस का डेटा का। सो आज के दिन तो मार्केट क्लोज है, बट कल के दिन अगर देखें तो लगभग 158 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो एफआईएस इंडियन मार्केट्स के अंदर करके गए हैं। और वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो 501 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डीआईएस करते हुए देखने को मिले। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दिसंबर का जो महीना है वहाँ पर 7,000 करोड़ की जो मैसिव बाइंग है वो डीआईएस कर चुके हैं। और वहीं अगर एफआईएस देखेंगे तो 5.5 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो करते हुए दिसंबर के मंथ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो डीआईएस जो है वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं एफआईएस जो थे वो सिर्फ 2 दिसंबर को ही सिर्फ बाइंग की है, वो भी 214 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। सो वो भी काफ़ी एक स्मॉल अमाउंट है। उसके बाद अगर आप जितने भी ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो सब जगह पे जो है एफआईएस जो है बाइंग करते हुए चल रहे हैं। सो हमको ये आज के दिन अगर देखें तो 10 दिन जो है वो इस मंथ के निकल गए हैं और नए 20 दिन बाकी है, जहाँ पे हमें देखना होगा कि कैसे एफआईएस जो है वो और बाइंग करते हैं या वापस से सेलिंग का जो उनका एक पैटर्न है उसको कंटिन्यू रखते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एज वेल। डाउ जोन्स की अगर कल की बात करें तो लगभग 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर देखें तो पिछले जितने भी ट्रेडिंग सेशंस है वहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर और निफ्टी के अंदर जो है दोनों भी पैटर्न के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जब मैंने कवर किया था वो लगभग $78 के आसपास था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बट अगर करंट प्राइस की बात करें तो लगभग $76.82 के आसपास है। और अगर इस साल का अगर लो की बात करें जो ऑल टाइम 52 वीक लो है वो $73 के आसपास है। सो हमें ये देखना होगा कि 20 दिन के अंदर ये जो $73 का जो गैप है वो क्रूड ऑयल उसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है या क्या होता है। सो हमें ये देखना होगा। तो $73 जो है वो 52 वीक लो है। सो अभी के लिए $77 के आसपास ही क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। $120 से अगर आप देखें तो लगभग 35-36% के आसपास की जो गिरावट है इस साल के अंदर क्रूड ऑयल में हो चुकी है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये सुला विनेयार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो ओपनिंग है वो 12 तारीख को होगी, बट जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था जहाँ पे मैंने सुला वाइन्स के आईपीओ को कवर किया था। एंकर इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको एक एंकर इन्वेस्टर को जो है मिनिमम आपको 10 करोड़ की जो बाइंग है वो आपको करनी पड़ेगी और मिनिमम आपको 30 डेज तक जो है वो आईपीओ को होल्ड करके रखना होगा। अब यहाँ पे देखें तो 10 तारीख को जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खुल चुका था। अब यहाँ पे देखें तो लगभग 22 मार्क्यू इन्वेस्टर्स ने जो है वो सुला विनेयार्ड्स को जो बाय किया। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग अगर देखें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम, अशोक इंडियन इक्विटी, जो मल्टीपल नाम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल 22 मार्क्यू इन्वेस्टर्स ने है जो लगभग 288 करोड़ के आसपास का जो माल है वो वहाँ यहाँ पे बाय किया है या आईपीओ के अंदर बिडिंग की है फॉर सुला विनेयार्ड्स। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो आईपीओ है वहाँ पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लें निफ्टी 50 की। यहाँ पे भी जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर लास्ट सेशन में देखें तो लगभग 112 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी 50 के अंदर हमें देखने को मिली। यहाँ पे अगर देखें तो जो 52 वीक हाई है वही जो है निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है, जो कि है 18,900 के आसपास जो है। अगर आप राउंड फिगर करें तो 18,900 के आसपास जो है वो 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही जो है निफ्टी ने हाई लगाया उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से हो चुका है। यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर हो चुकी है। यहाँ पे जो एक रिपोर्ट है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की देखने को मिल रही है। सो इनका जो मानना है कि निफ्टी जो है वो 18,300 से 18,900 के रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, या हो सकता है दिसंबर के मंथ के लिए। सो यहाँ पे जो एक्शन रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, जो भी न्यूज़ या जो भी बाइंग या वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे वहीं पे जो है आपको स्टॉक से रिलेटेड एक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो मार्केट रहेगा वो रेंज बाउंड देखने को मिलेगा, जो कि ये मान रहे हैं कि हेल्दी रहेगा, क्योंकि लगातार जो तेज़ी है वो मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अगर गिरावट आएगी, फिर से जो तेज़ी आएगी, तो इससे जो है उसको हेल्दी मार्केट माना जाता है। सो टाइम टू टाइम करेक्शन अगर हो रहा है मार्केट के अंदर तो ही वो हेल्दी मार्केट माना जाता है। सो यहाँ पे आप देखें तो ओवरबॉट कंडीशंस आफ्टर 9 वीक्स ऑफ रैली हेल्प्स इंडेक्स टू कूल ऑफ। सो अगर जितनी गिरावट होगी तो इंडेक्स के अंदर भी थोड़ी गिरावट होगी, तो इससे जो है ओवरबॉट की कंडीशन जो है या हाई रिस्क जो है वो थोड़ी सी घटती हुई देखने को मिलती है। सो ओवरऑल इनका मार्केट मानना है कि जो बुल मार्केट है वो इंटैक्ट ही देखने को मिल रहा है, और निफ्टी जो है जनवरी 2023 तक 19,400 के आसपास जो है जाते हुए देखने को मिल सकता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो फोकस है वो कहाँ रहेगा। तो अब फोकस देखें तो रिलायंस के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, टीसीएस, एसबीआई, अंबुजा सीमेंट, एलएनटी, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बॉश, पीआई इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक भी कवर है, रिलायंस तो अगर आप देखें तो एक सबका पैकेज ही देखने को मिल रहा है, आईटी सेक्टर भी कवर है, बैंक्स भी कवर है, सीमेंट सेक्टर भी कवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर देखें तो एलएनटी देखने को मिल रहा है, पेंट सेक्टर एशियन पेंट्स देखने को मिल रहा है, स्टील में अगर देखें तो टाटा स्टील है, केमिकल इंडस्ट्रीज में देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो है इन्होंने मिड कैप पिक्स भी जो है यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी अगर इनका देखें तो ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू है वो फॉर निफ्टी फॉर 2023 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज कंज्यूमर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर करंट प्राइस देखें तो लगभग 179 के आसपास इनका स्टॉक प्राइस है। अगर देखें तो स्टॉक के अंदर जो है न्यूज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी ने जो है बायबैक अनाउंस किया है। सो लगभग 240 रुपये के आसपास का जो बायबैक है वो कंपनी ने अनाउंस किया, और ये जो पूरा बायबैक का प्रोसेस है वो ओपन मार्केट के अंदर होगा। सो लगभग 80 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो कंपनी करते हुए देखने को मिलेगी। सो 80 करोड़ के शेयर जो है कंपनी ओपन मार्केट से खरीदेगी 240 रुपये के भाव से। सो अगर आप ऑर्डर लगाएंगे 240 का, सो अगर जब भी कंपनी अपनी डेट्स डिक्लेयर करेगी तब जाके जो है आपको 240 रुपये के भाव में जब भी कंपनी जब जब बाय करेगी मार्केट के अंदर, सो आपको जो है ऑन डेली बेसिस के ऊपर ये ऑर्डर लगाते रहना होगा। तो जब जाके जो है 240 के आप भाव के ऊपर जब भी कंपनी बल्क बाय करेगी तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और 240 रुपये के भाव में कंपनी जो है ओपन मार्केट से आपके शेयर्स को खरीद लेगी। सो यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप देखें तो बजाज कंज्यूमर छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। बजाज ग्रुप में अगर देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो काफ़ी ज़्यादा फेमस या काफ़ी अच्छी रिनाउंड कंपनीज मानी जाती है। सो वहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर कंज्यूमर बेस में जाना चाहते हैं तो आप HUL, डाबर, नेस्ले के साथ जा सकते हैं या टाटा कंज्यूमर्स के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे अगर देखें 7% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। सो रैली का रीज़न है कि कंपनी जो है वो बायबैक के ऊपर विचार करने वाली है। सो आजकल देखें तो मोस्टली कंपनीज बायबैक जो है ओपन मार्केट से करती रहती है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर इन्फोसिस के बारे में बताया था। तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी कौन सा इवेंट ट्रिगर कर रही है। सो अब पेटीएम जैसी कंपनी अगर आप यहाँ पे देखें एक साल में, सो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पूरे पैसे ही जो है इन्वेस्टर्स के डुबा दिए हैं इन्होंने। ऑलरेडी जो है इन्होंने प्रीमियम के ऊपर 2000 के आसपास जो है वो अपने आईपीओ को लॉन्च किया था, और वहाँ से देखें तो लगभग 65-70% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। ऑलमोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं, और फिर ये जो है बायबैक का लालच दे के या कुछ नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक से जो है दूर रहना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका फ्यूचरिस्टिक ऐसी बात है कि इनकी जो कंपनी है वो इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। बट जब वो होगी तब हम महंगे भाव पे भी जो है शेयर को बाय कर लेंगे। बट अभी के लिए जो वैल्यूएशंस है वो अच्छे नहीं है, और ना ही बायबैक की न्यूज़ में आके आपको कोई बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। सो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं HUL को। सो HUL देखें तो लगभग 11 रुपये के आसपास की जो तेज़ी है वो यहाँ पे देखने को मिली।
ओवरऑल मैं 5 साल का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। 105% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न्स है। सो ऑलमोस्ट 25% जो है ईयरली बेसिस के ऊपर एक्चुअल आपके बना देता है। सो अब यहाँ पे न्यूज़ को मैं कवर करना चाहता हूँ, जहाँ पे देखें तो कंपनी जो है ये दो कंपनीज को बाय करने वाली है, ओजीवा और न्यूट्रिशन लैब। सो अगर ये जो दो कंपनी अगर बात करें तो ये प्रोटीन, हेयर, ब्यूटी, न्यूट्रिशन, ये सब ब्रांड्स के अंदर इनका फैला हुआ बिजनेस है। सो ये दोनों कंपनीज को एक्वायर जो है एचयूएल करेगा। सो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्टार्टअप कंपनीज को या छोटी कंपनीज को जो है अक्वायर कर करके जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाती हैं, जहाँ पे उनको दिखता है कि इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो एचयूएल ने भी यही मूव किया है। सो अगर आप देखें तो अक्वायर मेजॉरिटी स्टेक ये दो कंपनीज के अंदर, और इनका ऐसा मानना है कि ये जो पूरा सेगमेंट है प्रोटीन का, हेयर, ब्यूटी, न्यूट्रिशन, यहाँ पे ये जो मार्केट है वो लगभग अगले 5 साल के अंदर 30,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। सो इसका जो फ़ायदा है इन फ्यूचर एचयूएल को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं तो काफ़ी बार जो है मेरे चैनल के ऊपर मैं कवर करता हूँ कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अच्छा खासा डिविडेंड भी जो है कंपनी दे देती है, लगभग 1.5% के आसपास का डिविडेंड है। कंपनी का 52 वीक अगर हाई देखें तो लगभग 2700 के आसपास है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। काफ़ी बड़ा कोई करेक्शन जो था वो स्टॉक के अंदर था, बट वहाँ पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद आपने मिस कर दी होगी। बट आपका व्यू जो है वो लॉन्गर टर्म का है, तो आप यहाँ पे अभी भी जो है बाइंग कर सकते हैं एसआईपी के वे में। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एचसीएल टेक। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7% के आसपास की गिरावट जो है एचसीएल टेक में देखने को मिली। सो काफ़ी बड़ी लार्ज कैप आईटी सेक्टर की कंपनी है। सो इन्होंने जो है यूएस के अंदर इन्वेस्टर मीट की थी, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि इनका जो फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल रहा है फॉर अपकमिंग 2 क्वार्टर्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है कि इनके जो भी क्लाइंट है, जो छोटे मोटे जो भी कस्टमर्स है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़े कस्टमर्स जो है वो भी जो है अपने बजट के बारे में सोच सकते हैं। सो ओवरऑल जो है इनके रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क या जो है प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिल सकती है। सो इन्होंने जो है अभी के लिए ही गाइडेंस दे दिया है। सो अगर आप देखें तो दूसरे जो भी आईटी सेक्टर्स कंपनी थे, तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, यहाँ पे भी जो है 2-2, 3-3, 4-4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर एलटीआई, माइंडट्री या परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, सो स्मॉल कंपनीज के अंदर भी 4-5-6% के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी देखने को हमें मिली है। सो जैसे ही एचसीएल टेक ने अनाउंस कर दिया तो पूरे आईटी सेक्टर के अंदर जो है थोड़ी सी हड़बड़ी मच गई कि ऐसा जो है वाकई में हो सकता है या नहीं हो सकता। सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इन्फोसिस जो कंपनी है वो हर हमेशा अंडरडॉग प्ले करती है, लेकिन वो जब डिलीवर करती है, जब उसके Q2 के नंबर्स या Q3 के नंबर्स या कोई भी क्वार्टर के नंबर आए तो वो ओवर डिलीवर कर देती है। तो अगर आप देखेंगे कि उनका जो पर्सपेक्टिव होता है कि वो ऐसा बताएंगे कि हम लोग अंडरडॉग है या हम हमारा जो रेवेन्यू है वो गिर सकता है, या कॉशियस रह के या पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं या पहले ही बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट ऐसा होगा कि 10% के आसपास की गिरावट आ जाएगी, बट वो जब मैनेजमेंट में कमेंट्री देंगे तब बोलेंगे कि 15% के आसपास की गिरावट है। सो जब अगर 12-13% के आसपास भी अगर ग्रोथ आ जाती है, 10% जो हम मान के चल रहे थे अगर 12% भी आ गए, जबकि उन्होंने बताया था कि 15% गिरावट आएगी। सो अंडर अंडर डिलीवर बोल के जब ओवर डिलीवर करते हैं तब स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट क्या ये सिचुएशन सच में सही है या गलत, ये तो शायद एचसीएल टेक या बड़ी कंपनीज ही बता सकते हैं। बट अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए और एसआईपी के वे में ऐसी कंपनीज के अंदर बाइंग करके चलिए। सो अगर ये कहते हैं कि 2 क्वार्टर्स खराब हो सकते हैं, तो आपको मानना है कि 4 क्वार्टर्स खराब है। सो अब 4 क्वार्टर्स के अंदर आपको क्या करना है, एक तो होल्ड करना है, दूसरा जो है एसआईपी के वे में आप बाय करके चल सकते हैं। सो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि और प्रेशर आईटी सेक्टर के ऊपर बढ़े, जैसे जैसे दूसरी कंपनीज और कमेंट्री देंगी तो ऐसा हो सकता है कि कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, तब जाके आप अपनी एसआईपी जो है वो आईटी सेक्टर के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। बट मैं ऐसा कहूँगा कि मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से टर्न अराउंड हो भी जाती हैं, कभी कभी नहीं भी होती। सो आप जो है सिस्टमेटिकली और डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप एसआईपी करेंगे तो चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप हर हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। सो नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो काफ़ी अच्छी बैंक देखने को मिल रहा है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रही है। पी जो है वो लगभग 34 के आसपास है। डिविडेंड ना के बराबर कंपनी बांटती है।
सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो शेर खान है इन्होंने लगभग 800 रुपये के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए दिए हैं। सो जैसे 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 जो है रूरल ग्रोथ बढ़ती जाएगी, सो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो रूरल में काफ़ी ज़्यादा रिटेल लोन बांटने का काम करती है। सो रूरल में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, क्योंकि इस बार जो एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जैसा कि आरबीआई ने बताया था। सो रूरल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेंडिंग जितना ज़्यादा अच्छी होगी रूरल साइड में, सो उतना ही जो है इकोनॉमी को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सो 800 रुपये के टारगेट के लिए जो है आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को होल्ड कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स सेक्टर्स निफ्टी। सो अगर आपको ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।